नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिल्ट इन फंक्शन। पहले हम समझते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है बिल्ट इन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो पहले से बने बनाए होते हैं, जिसको आप प्री डिफाइंड भी बोलते हो। तो ये पहले से बने बनाए हैं और आप इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते हो। अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फंक्शन क्रिएट करता है उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि फंक्शन को यूज कैसे किया जाता है। तो देखो, जितने भी फंक्शंस हमारे पास होते हैं सभी के साथ में राउंड ब्रैकेट लगा होता है। जैसे हमने पहले प्रिंट फंक्शन पढ़ा है, प्रिंट फंक्शन के अलावा हमने आईडी फंक्शन भी पढ़ा था, फिर हमने टाइप फंक्शन भी कवर किया है, और भी हमने टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज किया, जैसे लिस्ट फंक्शन यूज किया था। तो जितने भी फंक्शन होंगे सभी के साथ में राउंड ब्रैकेट लगा होगा। अब समझते हैं कि फंक्शन इंटरनली वर्क कैसे करता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन इन ए पाइथन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो पहले हम इतने टर्म को समझते हैं, परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो देखो, जितने भी हमारे पास फंक्शन है, हर फंक्शन का अपना अपना टास्क है, मतलब स्पेसिफिक टास्क है। तो जैसे आपके पास सम फंक्शन है, तो सम फंक्शन आपको सम प्रोवाइड करेगा, प्रिंट फंक्शन आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा, टाइप फंक्शन आपको डेटा का टाइप बताएगा। तो हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। अब हम इस टर्म को समझते हैं, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। जो आपका फंक्शन होता है वो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ओके, तो इसको समझने के लिए देखो, पहले मैं आपको एक बार सम फंक्शन का एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये सम फंक्शन है मेरे पास, और सम फंक्शन के अंदर आप एज ए आइटरेबल पास करते हो इनपुट। तो आइटरेबल कौन कौन से होते हैं हमारे पास, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से आइटरेबल होते हैं। तो आइटरेबल जितने भी आपके पास कंटेनर डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे आइटरेबल होते हैं। कंटेनर में कौन कौन से आगे, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग, प्लस रेंज फंक्शन। ये सारे के सारे आपके आइटरेबल है। ठीक है, तो आइटरेबल के अंदर हम कौन कौन सी चीजें पास कर सकते हैं, कंटेनर डेटा टाइप्स प्लस रेंज फंक्शन, ये आपके आइटरेबल कहलाएंगे। कंटेनर में कौन कौन से, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग। ओके, तो अब देखो, सम फंक्शन के अंदर मेरे को इनपुट क्या पास करना है, आइटरेबल। तो मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर देता हूँ एज ए आइटरेबल, लिस्ट पास किया। तो सम फंक्शन देखो, इसका सभी एलिमेंट का आपको सम प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो सम फंक्शन की इंटरनल वर्किंग क्या है, हमने वो चीज समझनी है। तो फंक्शन क्या होता है, रीजनल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। देखो, आपने यहाँ पे लिस्ट एज ए इनपुट दिया है, तो फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो, फंक्शन के अंदर आप एक एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हो पहले तो फंक्शन में मैंने एक इनपुट प्रोवाइड किया, ये मेरे पास इनपुट था लिस्ट के फॉर्म में। तो हमने इनपुट प्रोवाइड किया फंक्शन को, और फंक्शन क्या होता है, आपका ब्लॉक ऑफ कोड होता है। और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आपके पास एक लॉजिक इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, और वो जो जैसे ही वो लॉजिक इंप्लीमेंट करता है, लॉजिक इंप्लीमेंट करने के बाद वो आपको आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस सम फंक्शन के साथ भी सेम ऐसे ही तो हुआ। तो आपने क्या किया, इनपुट दिया फंक्शन को, मतलब सम फंक्शन को हमने इनपुट दिया, और इस सम फंक्शन के बिहाइंड द सीन एक लॉजिक इंप्लीमेंट हो रखा है सम का। तो जैसे ही इस इनपुट पे लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ, तो लॉजिक इंप्लीमेंट करने के बाद इस सम फंक्शन ने आपको आउटपुट रिटर्न में दे दिया। तो आउटपुट क्या आया आपके पास, 91 आया। तो हर फंक्शन ऐसे ही काम करता है, हम उसको कुछ इनपुट देते हैं और वो ब्लॉक ऑफ कोड में जाके लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के बाद आपको आउटपुट रिटर्न में देता है। ठीक है, और देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब क्या है कि आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हो। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक बार यूज किया है, अब मैं चाहूं तो इसको फिर से यूज कर सकता हूं। जो भी ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन के अंदर आएंगे ना, हम उसको जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं भी समझ में आया कि टर्म क्या है, जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे तब हमको ये सब चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। जस्ट अभी आप बिल्ट इन फंक्शन को यूज करना सीखो, बस कुछ नहीं होता। आपने क्या करना है, पैरामीटर को पढ़ना है, पैरामीटर को पढ़ने के बाद एज ए इनपुट इसके अंदर पास करना है, और सब फंक्शन अपना काम कर देगा। मतलब जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे अपना वर्क इंटरनली वर्क कर देते हैं। ठीक है,
तो जस्ट अभी हमने सम फंक्शन समझा है। अब हम समझते हैं प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। प्रिंट फंक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पहले शिफ्ट प्लस टैब के थ्रू इसका डॉक्स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो आप मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर सकते हो, तो ये तो हमने देख ही लिया है। और दूसरा है सेपरेट। अब देखो सेपरेट सेपरेट कैसे, पैरामीटर कैसे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज पास करी है और मैंने यहाँ पे सेपरेट पैरामीटर यूज किया है। देखो बाय डिफॉल्ट सेपरेट यहाँ पे स्पेस दे रहा है। अगर मैं सोचो सेपरेट नहीं पास करता हूं, सेपरेट है पता नहीं सेपरेशन है, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट इसने स्पेस पास किया सभी मल्टीपल आर्गुमेंट्स के बीच में। अगर मैं सेपरेट करूं हाइफन के फॉर्म में, तो हर एक एलिमेंट के बीच में हाइफन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका था सेकंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर, फोर्थ पैरामीटर और फिफ्थ पैरामीटर आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट अभी आप सेकंड पैरामीटर तक ही इसको सीमित रखो। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के अंदर अगर आप कोई डेटा पास करते हो तो ये इस डेटा का टाइप बताएगा आपको। और ट्राई किया करो कि हमेशा अपने प्रिंट लगाना है। जुपिटर नोटबुक में आपका विदाउट प्रिंट भी वर्क करता है, बट किसी और टूल पे अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपका आंसर नहीं आएगा इस तरह। तो ट्राई किया करो कि हमेशा प्रिंट लगाओ। ठीक है, तो हमने प्रिंट लगाया तो इसका आउटपुट आया आपके पास क्लास इंटीजर। तो टाइप फंक्शन के अंदर कोई भी डेटा पास करते हो वो उसका टाइप बता देगा। नेक्स्ट फंक्शन है बिन फंक्शन। बिन फंक्शन डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर बताता है। तो बिन फंक्शन का काम क्या है, अगर आपको इसमें डेसिमल वैल्यू पास करते हो तो वो उसका बाइनरी नंबर बता देगा। कोई भी नंबर पास करो ये आपको रिटर्न में बाइनरी नंबर देता है। नेक्स्ट है आपके पास रेंज फंक्शन। अब देखो रेंज फंक्शन क्या करता है। रेंज फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई एक सिंगल वैल्यू पास करूं, जैसे मैंने यहाँ पे 11 पास किया, तो रेंज फंक्शन 0 से लेके 10 तक की वैल्यू को होल्ड करेगा। बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है और ये इसकी स्टॉपिंग वैल्यू होती है। अगर मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पास करी ना, सिर्फ मैंने एक सिंगल वैल्यू पास करी, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है और जो भी इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पास करी है ये इसकी स्टॉपिंग वैल्यू हो जाएगी। तो ये 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो जस्ट आप इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दो, तब इसकी प्रॉपर वैल्यू शो होगी कि इसने कितनी वैल्यू को होल्ड करके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 11 लिखा, तो इसने 0 से लेके 10 तक की वैल्यू को होल्ड करके रखा हुआ है। ये वाला एक्सक्लूड होता है। अब मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, और स्टार्टिंग वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 1 और स्टॉपिंग वैल्यू 11। तो ये अब 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। फिर से चेक करना चाहते हो तो जस्ट आप इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दो। तो लिस्ट फंक्शन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि रेंज फंक्शन कितनी वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, ये इसकी स्टॉपिंग वैल्यू होगी। अब बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है। अगर आप कुछ भी नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्टिंग वैल्यू को स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद आता है आपके पास स्टेपिंग वैल्यू। अब देखो रेंज फंक्शन लिखा मैंने फिर से यहाँ पे 1, 11 और ये इसकी स्टेपिंग वैल्यू है 2। तो ये 2 का यहाँ पे गैप लेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 वैल्यू होंगी। रेंज फंक्शन सिर्फ 5 वैल्यू को कंटेन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने 2 की स्टेपिंग दे दी है। ठीक है, तो रेंज फंक्शन हम फॉर लूप में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये फंक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए हमको। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस बताता है। ऑब्जेक्ट मीन्स वैल्यू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट को आप वैल्यू भी बोल सकते हो या वैल्यू को आप ऑब्जेक्ट बोल लो, बात सेम ही है। तो ये इंट ऑब्जेक्ट है आपका। अब ये इंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, तो आप उसके वेरिएबल नेम पास करो। वेरिएबल नेम पास किया आपने और आईडी फंक्शन उस इंट ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस बता देगा। मीन्स ये जो इंट ऑब्जेक्ट है ये इस मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है। तो आईडी फंक्शन आपको मेमोरी एड्रेस बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन है सम फंक्शन। सम फंक्शन के अंदर आप कंटेनर डेटा टाइप पास करते हो। अगर आप लिस्ट पास करोगे तो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सम कर देगा। अब देखो आइटरेबल में आपके पास रेंज फंक्शन भी आता है। तो रेंज फंक्शन में मैंने 1 से लेके 4 तक पास किया।
ठीक है, स्टॉपिंग वैल्यू है तो ये 1 से लेके 4 तक की वैल्यू का ये सम कर देगा, तो इसका आंसर 10 आना चाहिए, तो 10 आंसर आ रहा है हमारे पास इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एब्सोल्यूट। अब देखो एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू पास करते हो तो वो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है ये मशीन लर्निंग में काम आता है। कई बार हमारे पास मेन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना होता है हमको, तब ये फंक्शन वहाँ पे काम आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और मैथमेटिक्स में इसका साइन आई थिंक ये होता है। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं और वो उस वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, मतलब किसी भी नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। सम फंक्शन के बाद था मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर आप क्या पास करते हो, यहाँ पे भी आप आई ट्रिपल पास करते हो। तो मैंने यहाँ पे आई ट्रिपल पास किया, जैसे मैंने लिस्ट पास किया तो इसके अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी ये आपको मिनिमम वैल्यू दे देगा। और फिर था मैक्स फंक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो आई ट्रिपल पास करते हैं हम इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर सपोज करो स्ट्रिंग पास किया, स्ट्रिंग भी आपका आई ट्रिपल है। तो ये स्ट्रिंग में जो सबसे हाँ मैक्सिमम आर मैक्सिमम है। तो हर एक करेक्टर का एक एस की वैल्यू होती है, ये आपने एक बार देख लेना कि एस की वैल्यू क्या होती है। पता नहीं यही स्पेलिंग होती है आई थिंक, हाँ ये एस की वैल्यू होती है, हर एक करेक्टर की एक एस की वैल्यू होती है। तो इस करेक्टर की एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर आप मेन निकालोगे तो ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो ए करेक्टर की है। ठीक है, तो मेन फंक्शन के थ्रू हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कुछ भी पास कर सकते हो, चाहे सेट पास करो चाहे टपल पास करो, ये सभी आइट्रेबल्स को यहाँ पे आप एज ए इनपुट पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम। फिर आता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन के भी अंदर हम क्या पास करते हैं, कंटेनर पास करते हैं। कोई भी कंटेनर पास करो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंटेनर पास किया, स्ट्रिंग पास किया, तो इसमें हमारे पास 4 कैरेक्टर है तो आउटपुट 4 आ जाएगा। अगर आप लिस्ट पास करोगे तो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उनका काउंट बता देगा। तो कितने हैं इसमें, हाँ सॉरी इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, तो इसने 5 आंसर दे दिया। तो बस सिंपल सा काम है कि कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं किसी कंटेनर के अंदर, लेंथ फंक्शन आपको वो बताता है। ओके, नेक्स्ट था आपके पास एब्सोल्यूट, ये भी हो गया। हाँ, अब आता है आपके पास राउंड फंक्शन, हेल्प फंक्शन, इज इंस्टेंस और बूलियन फंक्शन। ये फंक्शन थोड़े से लेंथी है तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन वहां से कवर कर लेना, और मैंने शॉर्ट वीडियो में इसको डिटेल में कवर कर रखा है और ये बड़े हेल्पफुल फंक्शन है, ये कवर करना जरूरी है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप कन्वर्जन फंक्शन। ये जितने भी फंक्शन है ये हमने डेटा टाइप में कवर कर रखे हैं, तो एक बार ये आप सभी डेटा टाइप्स को देख लेना। ठीक है, उसके अंदर ये सभी फंक्शन आपको मिल जाएंगे। और इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन। अब देखो इंट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है और मैं 2 स्ट्रिंग को आपस में प्लस कर रहा हूं। तो जब 2 स्ट्रिंग को आप आपस में प्लस करते हो तो कॉनकैटिनेट होता है। तो अब ये स्ट्रिंग है, अब मैं इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको इंट फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा। तो अब जो आपके पास 5 एज ए स्ट्रिंग वैल्यू है, ये अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, ये जितने भी आपके पास टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, इसकी हेल्प से आप एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट किया, अब ये आपस में प्लस हो गए। ठीक है, तो इसको हम टाइप कन्वर्जन फंक्शन बोलते हैं। अब लास्ट और मेन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है इनपुट फंक्शन। ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनपुट फंक्शन देखो क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम और इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिर से नेम, सपोज करो नेम मैंने लिखा रमन, और प्रिंट में करवा रहा हूँ नेम। अब देखो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमेशा रमन ही आएगा ना। अब अगर मैं यहाँ से इनपुट लूँ, अब देखो इनपुट फंक्शन के थ्रू आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो अब ये यूजर से इनपुट ले रहा है। तो जो यूजर से इनपुट ले रहा है, जैसे मैंने अब देखो यहाँ पर रमन फिल किया तो आउटपुट में भी आपके पास रमन आया। अब मैं फिर से देखो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अब ये फिर से नया इनपुट मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा राहुल।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सेल नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यू टू पेंडिंग इनपुट। तो पहले से कोई पेंडिंग इनपुट पड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये चल पड़ेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि एंटर करना है, शिफ्ट प्लस एंटर नहीं दबाना है, सिर्फ एंटर दबाना है। अब जैसे मैं फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा रतन। अब आपने शिफ्ट प्लस एंटर नहीं दबाना, जस्ट एंटर दबाना है, ठीक है। तो हम बार बार यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं और इनपुट फंक्शन के अंदर आप प्रॉम्प्ट पास करते हो। अब देखो आप इनपुट तो पास कर रहे हो, इस सेल को मैंने फिर से चलाया, अब इनपुट तो पास कर रहे हैं हम, तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या फिल करना है? तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट लिखते हो यहाँ पे। अगर बाई चांस, अब देखो मैं फिर से यहाँ शिफ्ट प्लस एंटर दबा रहा हूँ, तो फिर से ये देखो यहाँ पे आंसर वो आ जा रहा है, क्या कहते हैं, सेल नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यू टू पेंडिंग इनपुट। ओके करना है और आपने यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूजर को बताएंगे कि तुमने क्या एज ए इनपुट देना है। तो मैंने लिखा एंटर यूर नेम। तो अब यूजर को प्रॉपर शो होगा कि मेरे को यहाँ पे क्या फिल करना है। तो आपको अपना यहाँ पे नेम फिल करना है, तो नेम मैंने फिल कर दिया रमन। तो अब आपके पास जो रमन है वो इस नेम नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा और नेम में हमारे पास क्या है, रमन है, ठीक है। तो इससे प्रॉपर आपको पता चलता है, मतलब ये प्रॉम्प्ट लिखने से, कि हमको क्या फिल करना है, मतलब यूजर को क्या फिल करना है यहाँ पे। और जो आपका इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग लेता है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मैं लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, और इसको मैं कर देता हूँ ए वेरिएबल, बी इनपुट, एंटर सेकंड नंबर, और प्रिंट ए प्लस बी करते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, एंटर द फर्स्ट नंबर, अब मैंने यहाँ पे 6 एज ए इनपुट दिया। अब ये 6 ए में जाके स्टोर हो जाएगा और फिर से आपने एंटर बटन दबाना है, ठीक है। और फिर मैंने 4 यहाँ पे लिखा, एंटर सेकंड नंबर। अब फिर से आपने एंटर दबाना है, शिफ्ट प्लस एंटर नहीं दबाना है, एंटर दबाया तो आपके पास आउटपुट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। तो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो यूजर से इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, ठीक है। इनपुट फंक्शन जो यूजर से इनपुट लेगा बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। बट अगर आपको सम करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके आगे इंट फंक्शन लगा दो, तो अब ये जो इनपुट लेगा वो इंटीजर के फॉर्म में लेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे यूजर से हम जो इनपुट लेंगे वो इंट के फॉर्म में लेंगे। आपने फिर से यहाँ पे 3 लिखा, एंटर 4 एंटर, ठीक है, तो हमारे पास 7 आ गया। तो कई बार देखो क्या होता है कि हम शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं और यहाँ पे नंबर लिखने के बाद शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने एंटर करना होता है इनपुट फिल करने के बाद। फिर से मैंने इनपुट यहाँ पे दिया और फिर से आपने एंटर करना है, शिफ्ट प्लस एंटर नहीं करना है, ठीक है। तो ये था हमारा इनपुट फंक्शन। तो हमने मोस्टली सारे फंक्शन कवर कर लिए हैं जो मतलब जनरली यूज किए जाते हैं, और बाकी जितने भी फंक्शन रह गए वो हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।